बातें बताता हूं भाई, यहां तक स्थिति पहुंची कैसे। मैं कल आपको एक बात बता रहा था कि अंग्रेजों के और मराठों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई, बताया था मैंने शायद कल तोड़ दो। बताई थी नहीं, मोटी मोटी सी बात बताई थी। मैंने बताया था ये वाली लड़ाई ड्रॉ थी और साउथ में हुई लड़ाई पूरी। पहली जो लड़ाई थी पूरी पूरी कहां पर भी, साउथ, ड्रॉ। ना तो अंग्रेज जीते और ना मराठे हारे। अंग्रेजों को भी नुकसान वार, मराठों को भी नुकसान। फाइनली संधि कर ली, बढ़ने दो, आप लड़ लिए 7 साल, अब चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारे पास है तुम रख लो और हमारे पास जो है वो हम रख। अगली लड़ाई कब हुई? ये नॉर्थ में हुई। नॉर्थ में हुई तो ये अपने 2 राज्यों की बाउंड्री पर हुई, एक तो भरतपुर और एक अलवर। कौन कौन से 2 राज्य? अब अंग्रेज और मराठे लड़ रहे हैं भरतपुर अलवर के पास, इसलिए अंग्रेजों ने अपने भरतपुर अलवर से बात की कि भरतपुर अलवर, हम हम मराठों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तुम किसका साथ दोगे? और अपने वालों का हम तुम्हारा देंगे। क्यों तुम मराठों का क्यों नहीं दोगे? मराठे तो तुम्हारे खुद के देश अरे का लूटे रहे हैं, डेली लूटने आ जाते हैं, और हम मराठों का साथ नहीं देंगे। हम किसका साथ देंगे? अंग्रेजों। इसलिए अपनी 2 रियासतें अंग्रेजों की दोस्त बन गई 1803 में। कब बन गई? पहले कौन दोस्त बना? भरतपुर। बाद में कौन दोस्त बना? बाकी के साथ अंग्रेजों ने कोई बात ही नहीं की, क्योंकि अंग्रेज राज तो वहीं कर रहे थे जहां पैसा था, और अपने यहां पर वो तो, इसलिए अंग्रेजों ने यहां पर राज अपने। तो मुझे तो कई बार बड़ा अजीब लगता है जब कोई आके कहता है कि सर अंग्रेजों ने अपने को लूट लिया था। अच्छा, उसके लिए कुछ होना तो चाहिए, लूटने के लिए कुछ होना तो चाहिए। नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या? कई बार स्टूडेंट आ कहता सर हम सोने की चिड़िया थे। सोने की चिड़िया बंगाल था। सोने की चिड़िया क्या था? अपने तो चिड़िया के पांखड़े भी पंथी नहीं आते थे। सोने की चिड़िया बंगाल था, इसलिए अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता है। यदि आप सोने की चिड़िया होते, अंग्रेजों की राजधानी अजमेर होती। सोने की चिड़िया वो थे, इसलिए अंग्रेजों ने वहां राज किया। आपकी तरफ मुंह उठा के नहीं देखा उन्होंने, आए नहीं कभी। ये मराठों के चक्कर में लड़ाइयों में आपसे दोस्ती करनी पड़ गई, वरना तो आपसे दोस्ती भी नहीं करते। मंगते अरे काय दोस्ती करनी, किस बात की दोस्ती है इनसे? दोस्ती यार पैसे वाले आदमी से तो हम पैसे वाले हैं। तो मराठों वाली लड़ाइयां हो और अपने साथ दोस्ती हो। अपने राजा तो चला के गए थे अंग्रेजों के पास कि कितने गोरे हैं, दोस्त बनो ना हमारे। वो कह रहे थे हाथ मत मिलाओ यार, ऐसे ऐसे मत करो, ठीक ठीक सा मामला है, अपने रहने दो। तो पहले 1803 में 2 दोस्त बने अंग्रेजों। कौन कौन दोस्त बने? अब वापस लड़ाई कब हुई जाके उनकी? तो वापस दोस्त बनाने शुरू किए। तो 17 में फिर 2 दोस्त बने, एक बना करौली और एक बना कोटा। कौन कौन बन गए? करौली और कोटा। बाकी जीते बने वो सब बन गए 18 में। वो कब बन गए सब? तो अंग्रेजों से पहली दोस्ती तो हमारी कब हुई? 1803। 1803 में दोस्ती कौन कौन करते हैं? एक तो करता है भरतपुर और एक कौन करता है? अलवर। बाद में 17 में दोस्ती कौन कौन करते हैं? बाकी जीते बचे वो कब कर लेते हैं? अच्छा, अंग्रेजों ने 17-18 में सारे राजाओं के पास जा जा के बात की। जेम्सटोड गया सबके पास, वैसे आप दोस्त बन जाओ, वैसे आप दोस्त बन जाओ। अपने वाले तैयार बैठे थे, अपने वाले खुद भी कह रहे थे हाँ दोस्त बनने के लिए तैयार है। अंग्रेज एक आदमी से बात करने नहीं गए, सिरोही। किसे बात करने नहीं गए? हुआ क्या कि अपने यहां पे एक रियासत पड़ती जोधपुर। कौन सी रियासत है? और जोधपुर का एक राजा है मान सिंह। जोधपुर राजा कौन है? अंग्रेज मान सिंह के पास गए कि मान सिंह तू हमारा दोस्त बनना चाहता है? मान सिंह ने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं दोस्ती। मान सिंह तो फिर भी थोड़ा नाराज सा था कि नहीं करूंगा। मान सिंह का बेटा तैयार था, उसने कहा पापा कितने भले भले से लोग हैं, देखो कितने गोरे गोरे से संधि करते हैं। और इसके बेटे ने उनसे क्या कर ली? संधि। तो जब इनसे पूछा जोधपुर वालों से कि भाई तुम राजा हो कहां के, हमें बताओ तो सही, जिनके हम दोस्त बन रहे हैं उनका पता तो, कितना इलाका है तुम्हारा? तो इनका इलाका हमारा खूब सारा। क्या क्या था तुम्हारे इलाके में? तो इन्होंने कहा हमारे इलाके में था नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर। क्या क्या था हमारे इलाके में बताओ? देखिए, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर। इसमें बाकी सब तो ठीक है, पर सिरोही इनके पास नहीं था। सिरोही अलग था। सिरोही का जोधपुर वालों से कोई भी लेना देना, उनका वंश अलग था, उनके राजा अलग थे। पर सिरोही बापड़ा था छोटा सा, इसलिए जोधपुर वाले कह हमारा ही है। बस नेपाल अपने अंदर आता है और अपने कह देंगे हमारा ही है। ऐसे श्रीलंका है कि हमारा मैप लाते तब श्रीलंका का मैप फ्री आ जाता है।
आता ही साथ में, नीचे लटका हुआ सही रहता है, तो अपने कल वो कह देंगे हमारा ही है रे। तो वैसे जोधपुर वाला राजा सिरोही को क्या बताया गया, खुद का। इसलिए अंग्रेज सिरोही के पास गए नहीं। अंग्रेजों को लगा सिरोही किसका हिस्सा है, जोधपुर, और जोधपुर के साथ संधि होगी, इसका मतलब सिरोही के साथ अपने आप ही होगी। सिरोही वाला राजा कोट पैंट सिला के तैयार है कि अंग्रेज आएंगे मैं संधि करूंगा, अंग्रेज आएंगे संधि करूंगा, पर अंग्रेज उसके पास नहीं जा रहे। फाइनली वो गया 5 साल बाद चला के 1823 में। कब गया, 1823 में अंग्रेजों के पास। और उसने अंग्रेजों को जाके कहा कि मैंने कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं जो तुम सब राजाओं से ज्यादा के संधि कर रहे हो, मेरे साथ संधि नहीं कर रहे। ऐसी क्या खता हुई हमसे कि इतने नाराज नाराज चल रहे हो आप हमसे। अंग्रेजों ने कहा भैया बैठो यार, पर तुम हो कौन ये तो बताओ। तो मैं सिरोही का राजा हूं, ये सिरोही कहां पड़ता है। उसने मैप में दिखाया कि साहब ये रहा। अंग्रेजों ने कहा झूठे, तुम तो जोधपुर के अंडर में आते हो, तुम जोधपुर वालों के अधीन हो, हमने जोधपुर से संधि कर ली, तेरे से क्यों करे। उसने कहा सर नहीं आते हम अंडर में, हम अलग हैं। और आपके जेम स्टोर से पूछ लो, ये तो हिस्ट्री लिखता है, इस जेम स्टोर से पूछो, हम है चौहान, जोधपुर वाले राठौड़, हमारा वंश अलग, उनका वंश अलग। और टोड ने किताब खोलकर किताब टोड ने कहा हाँ यार ये सिरोही वाले तो चौहान है, और मारवाड़ वाला जोधपुर वाला कौन सा वंश है, राठौड़। और कहा सर ये तो अलग है। इसलिए सिरोही के साथ जाके संधि की 1823 कब की। इसलिए सवाल बनता है कि राजस्थान में कौन सी रियासत ने अंग्रेजों के साथ सबसे लास्ट में संधि की थी। तो जब अपनी किताब में पढ़ते हैं कि सिरोही वह रियासत थी जिसने अंग्रेजों से सबसे अंतिम में संधि की थी, तो अपने लगता है सबसे बहादुर कौन, सबसे लास्ट में कौन संधि करता है। मनी मन आपको याद रह जाएगा, वो किताब पढ़ के फील तो वही लेना कि बहादुर है, पर मनी मन आज होता कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो की नहीं थी इसलिए ये चला के अंग्रेजों के पास गए। तो पहले अंग्रेजों ने संधियां कब किया, 1803। उसमें कौन कौन करता है, फिर 17 में कौन कौन करता, 18 में बाकी सारे, और सिरोही ने जाके कब की। तो सबसे लास्ट में कौन करता आपका। तो अंग्रेजों के साथ अपने रिलेशन बनने कब शुरू हुए, 1803। कब तक बन गए पूरे, मतलब 20 साल के अंदर अपनी सारी रियासतों ने क्या कर ली, है ना। इनमें 3 वाली संधियां ये छोटी छोटी संधियां थी, 3 वाली भरतपुर अलवर वाली संधियां, ये कोई ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं। इनमें नॉर्मली था कि तुम मराठों के खिलाफ हमारा साथ दो, मराठों के खिलाफ साथ दे दो, इतनी सी बात की गई थी। लेकिन बाद में 17-18 में की थी, इनमें कई बातें लिखी थी। तुम इतने रुपए दोगे, हम तुम्हें सेना देंगे, तुम और किसी को दोस्त नहीं बनाओगे। अब अपने दोस्त बन गए, अब अपने बीच में कोई तीसरा, मतलब अंग्रेजों ने दोनों बात की, यदि तुम किसी से लड़ोगे तो भी हमसे पूछ के लड़ोगे, किसी से फ्रेंडशिप भी करोगे तो हमसे पूछ के करोगे। अब ये सीधा था कि कोटा और बूंदी आपस में संधि नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजों को एक डर और लगता था, अंग्रेजों को लगता कि यदि भारत के सारे राजा आपस में मिल गए तो मारेंगे अपने को। तो अंग्रेजों ने बाद में अपने राजाओं को आगे देख, अब अपने दोनों फ्रेंड है, अपनी फ्रेंडशिप के बीच में पति पत्नी और वो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने 2 रहेंगे, कोई तीसरा आदमी अपने बीच में। तो अंग्रेजों को कई बार लगता भी कि अंग्रेजों ने शाम को फोन मिलाया और उधर से आया कि जिस नंबर से आप बातचीत करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। तो अंग्रेज कहते पता किससे बात कर रहा है। अपने राजा कहते कि नहीं नहीं वो तो फ्रेंड है, खाली ओनली फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं है मेरे ना, हम ओनली फ्रेंड भी किसी का बनने नहीं देंगे। तो बाद में अंग्रेजों ने संधियां करवानी भी इनके बीच में बंद करवा दी थी। इसलिए राजाओं के बीच में किसी भी प्रकार का गठबंधन अब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बन सकता। अब अंग्रेज जब आपको रक्षा करेंगे तो राजाओं की सेना तो खत्म ही हो गई। पहले तो आप लठ रखते थे कि मैं मेरी जिम्मेदारी खुद संभालूंगा, अब गार्ड साहब रख लिया था, आपके पास तो लठ भी नहीं है, आप तो लड़ाई करना ही भूल गए। तो धीरे धीरे हमारे राजा पूरे के पूरे किस पे डिपेंड होते चले गए, अंग्रेज। समझ में आ गई बात थोड़ी, लिखो आप, लिखना शुरू करो फिर और समझ में आएगी। लिखो 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी, 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट लिख लिया करो, स्टेट लिख लिया करो खाली। भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, किसके साथ में संधियां कर ली, अंग्रेजों। कौन कौन सी 2 रियासतें, पहले कौन करता है, भरतपुर, बाद में कौन करता है,
अच्छा, अंग्रेज, कल ही मैंने आपको बताया था, अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी जो भारत में होता उसको बोलते गवर्नर जनरल। क्या बोला करते थे? ये रहता कलकत्ता। कहां रहा करता था? इस समय जो 1803 में जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था उसका? तो कोई पूछे कि 3 में जब संधियां की गई थी तो अंग्रेजों का कौन सा गवर्नर जनरल ये संधियां करके गया था? तो कौन करके गया था? लॉर्ड वेलेजली। लिख लो, इस समय लॉर्ड वेलेजली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेजली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेजली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेजली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेजली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेजली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेजली। अच्छा, बाकी वाली रियासतों ने अपने संधियां कब किया? 1817 18 17 में 2 कर रही है कौन कौन? करौली और कोटा। बाकी सब कब कर रही है? 18। और 23 में कौन कर रहा है जाके? इनको 17 18 की संधियां बोलते हैं। कौन सी संधियां बोलते हैं? लाइन चेंज करके लिखना। 1817 18 ईस्वी में, इन 1817 1880, 1817 18 ईस्वी में, इन 1817 1880 राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। लिख लिया? क्यों नहीं लिख रहे? है? कुछ लाया नहीं? इसको पन्ने दे दो, फिर पड़ोसी को पन्ने दे, पेन दे इसको। बेटा बेटा लिख, कुछ ना कुछ तो लिख। क्या लिखा? अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे उतार लो ताकि आपके समझ में आ जाएगा। वैसे लिख लिया आपने? लिख लो 1817 और 2 नाम लिख लो, करौली और कोटा। अठारह सौ 18 में सारे ही थे तो सारे वाला तो मैं छोड़ दूं, खाली समझ ही जाओगे सबने कर ली। और 1823 में कौन सी रियासत जाके संधि कर रही है? सिरोही। सत्रह में किस किसने की बताओ देखे? करौली और कोटा। बाकी सबने कब की? 18। और 23 में किसने की? तो सबसे अंतिम रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करती है वो कौन सी थी? दिख रहा है, नाम से दिख रहा है, लिखवाने की आवश्यकता है। इस टाइम जो अपने से संधियां कर रहा था, जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था उसका? तो 3 वाली संधियों में गवर्नर जनरल कौन था? अपना वेलेजली। और 17 18 वाली संधियों में गवर्नर जनरल कौन था? लिखो, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय, दिस टाइम क्या हुआ? लिखो, इस समय, दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। हाँ हाँ, तुमने क्या लिखा है? वही तो भाई, ऊपर मैंने 17 18 की संधियां लिखवाई है। ये 23 तक की इनको 17 18 ही बोलते हैं। समझे? नाम उनका वो 17 18 की संधि है। और इस समय जो गवर्नर जनरल उसका नाम क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर। वो पूछेगा 3 वाली संधियों में गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली। और 17 18 वाली में कौन था? सिरोही वाली को 17 18 ही मानते हैं, हुई बाद में थी पर बोलते इनको बोलने में 17 18 की संधियां ही कहते हैं। भाई हो जाती है वो 17 18 में, वो तो अंग्रेजों को पता ही नहीं चला, तब जाके कब करनी पड़ी उनको? 23। मैंने बताया कि 3 वाली संधियां छोटी थी और 17 18 वाली संधियां बड़ी। 17 18 वाली संधियों के टाइम में एक बंदे को बातचीत करने के लिए भेजा गया, वो बंदा तो जेम्स टोड। वो बंदा तो कौन था? कल मैंने बताया था, माहौल बनाने के लिए जेम्स टोड आया था यहाँ पे कि कर लो यार संधियां कर लो हमसे। अब जब सारे राजा तैयार हो गए, हाँ हम संधियां कर लेंगे, तो संधियों पे साइन करने के लिए जो आदमी आया अंग्रेजों की तरफ से, उस आदमी का नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था उस बंदे का?
यह सवाल खूब बार पूछा हुआ है कि 17-18 वाली संधियों में अंग्रेजों की तरफ से साइन किस आदमी ने किए थे? किस आदमी ने किए थे? भाई गवर्नर जनरल खुद तो कलकत्ता बैठा है, तो वो तो आने से रहा, ड्राफ्ट भेज दिया उसने बीकानेर के साथ ये संधि। एक तरफ राजा के साइन होंगे, एक तरफ अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों की तरफ से जो साइन कर रहा है वो बंदा कौन था? कौन बंदा है? तो कोई पूछेगा 17-18 की संधियों में अंग्रेजों का प्रतिनिधि, अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? तो कौन था? लिखो, इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दीज ट्रीटीज, इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दीज ट्रीटीज, इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दीज ट्रीटीज चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। कौन था अंग्रेजों का प्रतिनिधि? बताओ देखे। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इसके। ये सवाल 2-3 बार पूछा हुआ है, कोई वापस पूछेगा। संधियों, राजस्थान के साथ संधियों में कौन से एक बंदे ने संधियों पर साइन किए थे? तो साइन करने वाला बंदा कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। अच्छा, बाकी सबके साथ चार्ल्स मेटकॉफ ने किए। नीचे वाली 3 रियासतें अपने एकदम साउथ में अपने 3 रियासतें पड़ती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कौन कौन सी 3 रियासतें? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये वाला जो इलाका था ना अपना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस इलाके को बोलते वागड़। क्या बोला करते थे? यहां पे साइन एक दूसरे आदमी ने किए थे। यहां पे साइन करने वाला जो बंदा था उसका नाम था जॉन मेलकम। क्या नाम था उस बंदे का? हालांकि ये सवाल पूछा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जब चार्ल्स मेटकॉफ का पूछ सकते हैं, इसका भी पूछ सकते हैं कि यार वागड़, वागड़ का मतलब क्या हुआ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इनके साथ संधियां जब हुई तो उनमें साइन करके कौन गया था? तो उनमें साइन करके कौन गया? क्या नाम है? बाकी सबके साथ साइन करने वाला बंदा तो कौन है आपका? चार्ल्स मेटकॉफ। नीचे वाली 3 रियासतों के साथ साइन करने वाला बंदा कौन है? जॉन। समझ में आई बात? लिखो, वागड़ की रियासतों के साथ संधियों के दौरान, वागड़ की रियासतों के साथ संधियों के दौरान ड्यूरिंग ट्रीटीज विद स्टेट्स ऑफ वागड़, वागड़ की रियासतों के साथ संधियों के दौरान ड्यूरिंग ट्रीटीज विद स्टेट्स ऑफ वागड़, वागड़ की रियासतों के साथ संधियों के दौरान जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। 4 नाम याद करने अपने को। 3 में संधियां हुई तब गवर्नर जनरल कौन है? वेलेजली। 17-18 में संधियां हुई तो गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ने जिस बंदे को साइन करने के लिए भेजा वो बंदा कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। नीचे वाली 3 के साथ साइन कौन करके गया है? जॉन मेलकम। कौन कौन सी 3 रियासतें हो गई? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इस इलाके को अपने क्या बोलते हैं? नहीं लिखना, कौन कौन सी रियासतों के नाम नहीं लिखने, वागड़ याद रखो। आगे आ जाएगा धीरे धीरे, अपने आप समझ में आ जाएगी बातें। वागड़। तो 3 रियासतें कौन कौन सी हो गई आपकी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा को तोड़ के तो प्रतापगढ़ बना है। उनके इलाके तो लेके बनाया, थोड़े थोड़े इलाके उदयपुर से तोड़ के भी ले लिए, बाकी उनके भी इलाके ले लिए, तो मोटे तौर पे उधर ही माना जाता है। तो 3 रियासतों के साथ तो संधियां कौन करके गया? जॉन मेलकम। और बाकी वालों के साथ में संधियां कौन कर गया? अब और सुनो, संधि का मतलब है कि अपना राजा अंग्रेजों के गवर्नर जनरल का दोस्त है। किसका दोस्त है? अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल, उसके साथ यही तो मतलब हुआ। गवर्नर जनरल और राजा आपस में बातचीत कर रहे हैं आपस में। अब गवर्नर जनरल बेचारा कहां कहां जाके बातचीत करे, इसलिए उसने साइन करने के लिए बंदा दूसरा भेजा। पर जो बंदा आया वो किसकी तरफ से आया? और उसने राजा को आके कहा, राजा जी मैं गवर्नर जनरल की तरफ से भेजा गया बंदा हूं, बाकी आपसे संधि तो गवर्नर जनरल ही कर रहा है सीधे सीधे। अपने वालों का ठीक है भाई, संधि होगी। अब अपने राजा ने कहा कि गवर्नर जनरल रहता कहां है? कलकत्ता। कहां रहता है? अंग्रेजों की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता राजधानी थी उनकी। अब राजा ने कहा मैं बैठा हूं करौली, मुझे कलकत्ता मैसेज भेजना होगा, कैसे भेजूंगा? कौन जाएगा मेरा मैसेज लेके? तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम हमारा एक बंदा हमेशा आपके पास छोड़ेंगे। हमारा एक बंदा आपके पास रहेगा और उस बंदे का काम यही होगा कि आपका समाचार हमारे तक और हमारा समाचार तुम्हारे तक।
राजा से संबंधित मामले होंगे तो कल ही मैं बता रहा था वो मामले कैसे होंगे, राजनीतिक। इसलिए वो जो बंदा होता है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोला करते? कल मैंने बताया था कि टोड ऐसा ही एक पॉलिटिकल एजेंट था, बताया था कल मैंने शॉर्ट फॉर्म में। अब से आगे जब भी मैं पॉलिटिकल एजेंट बोलूंगा आप इसको लिखोगे पीए। क्या लिखोगे? पीए। पीए का मतलब ही क्या होगा? कहां रहेगा ये? राजा के पास। कहां रहेगा? इसका मतलब इसका रेजिडेंस राजा के पास होगा, इसका रेजिडेंस उस रियासत में होगा, इसका रेजिडेंस वहीं था, इसलिए इसको बोलने लगे रेजिडेंट। क्या बोला करते इसको? तो अंग्रेजों का एक बंदा हमेशा रियासत के अंदर रहता था, उस बंदे के दो नाम है, या तो उसको क्या बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। क्यों बोलते हैं? एजेंट का मतलब दो लोगों के बीच बात करने वाला। कौन कौन से दो लोग? इनके बीच में किस प्रकार की बात करता है? राजनीतिक, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? पॉलिटिकल। रहता वही है, उसका रेजिडेंस वही है, इसलिए वो वहां का क्या हो गया? नहीं कहते मैं पूछूं आप कहां के रेजिडेंट हो, सर मैं इंडियन रेजिडेंट हूं, मैं पाकिस्तानी रेजिडेंट हूं, वो उस रियासत का रेजिडेंट है, इसलिए उसको क्या बोलने लगे? आई बात समझ में? कोई पूछेगा, प्रत्येक रियासत में अंग्रेज अपना एक बंदा छोड़ते थे, अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करते थे, उस ऑफिसर को क्या कहा जाता था? आइदर पॉलिटिकल एजेंट, और उसको क्या बोलते थे? समझ में आ गई बात? लिखो, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, अंग्रेज एक अधिकारी की नियुक्ति करते थे। ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड एन ऑफिसर। अंग्रेज एक अधिकारी की नियुक्ति करते थे, ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड एन ऑफिसर। अंग्रेज एक अधिकारी की नियुक्ति करते थे, ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड एन ऑफिसर। अंग्रेज एक अधिकारी की नियुक्ति करते थे, ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड एन ऑफिसर, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट, हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट। जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। क्या बोलते थे जिसको? या तो कहते पॉलिटिकल एजेंट, या क्या बोलते? अच्छा, भारत में 550 राजा थे। कितने राजा थे? मोटा मोटा गिनती है ना, थे तो 565 के आसपास, पर मोटा मोटा राउंड फिगर में भी माने तो कितने थे? 500। अंग्रेजों ने सबके साथ संधियां की, भारत के सारे राजाओं के साथ अंग्रेज संधि करके। इसका मतलब पॉलिटिकल एजेंट भी कितने हो जाएंगे? 550। ये 550 के 550 पॉलिटिकल एजेंट रिपोर्ट किसको करेंगे जाके? तो गवर्नर जनरल को कितने पॉलिटिकल एजेंट से मिलना है? यदि एक महीने में भी सबसे मिलना हो तो दिल्ली 20 हो। दिल्ली कितने मिले? उसका नाम है गवर्नर जनरल। गवर्न करना होता है शासन करना। गवर्न का मतलब क्या होता है? किसको शासन करेगा? जहां पर अंग्रेजों का कब्जा। भारत दो प्रकार का भारत है, एक वह भारत जो ब्रिटिश इंडिया है, जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट राज है, और उस राज का अधिकारी जो गवर्नर जनरल है। बाकी तो राजाओं के साथ तो संधियां हैं खाली। तो गवर्नर जनरल ने कहा यार मेरा काम उस भारत का ध्यान रखना है जहां भारत पे हमारा कब्जा है, राजाओं के साथ तो केवल बातचीत ही करनी है। और यदि डेली 20-20 आदमी मेरे ऑफिस के बाहर आके बैठ गए तो मैं पंजाब, यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, मद्रास, साउथ, इनका ध्यान कब रखूंगा? तो खैर बात तो सही है, 550 आदमियों से तू नहीं मिल सकता, तो क्या किया जाए कि बीच में फिल्टर लगाओ। तो कहा गया कि राजा के और इस पॉलिटिकल एजेंट के और इस गवर्नर जनरल के बीच में एक बंदा और बना दो। कैसे बना दे एक बंदा? तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कितने पॉलिटिकल एजेंट अपने? कहा राजस्थान में राजा थे 19। कितने राजा थे? 20 मान लो, मैं तो कहता हूं 20 थे, आपने राउंड फिगर में लेके चला 20 राजा है। इन 20 राजाओं के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कितने हो गए? 20। इन 20 के ऊपर एक अधिकारी बनाओ पहले। ये 20 उसको जाके कहेंगे, वो आके मेरे को कहेगा। ऐसे भारत में रियासत है 550, 20-20 पे भी एक एक अधिकारी बनाओगे तो फिर अधिकारी कितने बने? 22-23 या 25 बन गए। 25 बन गए, 25 पे 500 हो गए, 25 बन गए, 25 बन गए। हाँ ठीक है, अब ये 20-20 जाके उस बीच वाले को बताएंगे,
और वो जो बीच वाले 25 बन गया वो आके मेरे को बताएंगे अब बिजी है, दिल्ली का एक आदमी मिलना है, महीने में यदि 30 से मिलना हो तो 30 आदमी आ जाएंगे, एक मिल जाएंगे। कहा ठीक है, तो पूरे राजस्थान का एक बंदा बीच में और बना दिया जाए। पूरे राजस्थान का बनाया गया इसलिए उसको बोलते हैं रेजिडेंट फॉर राजपुताना। क्या बोलते हैं? रेजिडेंट फॉर। अब राजस्थान वाले जितने भी रेजिडेंट है, मेवाड़ का, मारवाड़ का, भरतपुर का, बीकानेर का, टोंक का, ये पहले किसके पास जाएंगे? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। और रेजिडेंट फॉर राजपुताना किसके पास जाएगा? 3 लेयर हो गई। सबसे ऊपर कौन होगा? बीच में कौन हो जाएगा? अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। और सबसे नीचे जो होगा वो कौन हो जाएगा? आपका पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट तो हर रियासत में रहेगा, जहां स्टेट है वहां पर एक कौन रहेगा? पॉलिटिकल एजेंट। ये जाके अपना समाचार किसको देगा? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। और ये जाके अपना किसको दे देगा? गवर्नर जनरल। ऐसे रेजिडेंट फॉर राजपुताना बनाएगा, ऐसे बना दिया रेजिडेंट फॉर पंजाब, रेजिडेंट फॉर मध्य प्रदेश, रेजिडेंट फॉर मद्रास, रेजिडेंट फॉर केरला। तो ऐसे रेजिडेंट बन गए बीच में 25-30। अब यहां 20 आदमियों पर एक आदमी, ये 20 आदमी जाके इसको कर देंगे, और ये 20 एक आदमी ये हो गए सारे, ये जाके इसको कर देंगे। थोड़ी व्यवस्था सरल हो गई, थोड़ा सिंपल कर दिया इन्होंने व्यवस्था। अब ठीक है, ये गवर्नर जनरल कहां बैठा है? कलकत्ता। ये जो पॉलिटिकल एजेंट है ये कहां पे रहता है? करौली का करौली में, भरतपुर का भरतपुर में, बीकानेर वाला ये पूरे राजस्थान वाला इसको कहां बिठाओगे? का इसको बिठा दो दिल्ली। कहां बिठा दो? तो जो रेजिडेंट फॉर राजपुताना था इसका हेडक्वार्टर कहां बना दिया इन लोगों ने? कहा दिल्ली हेडक्वार्टर बना दो यार। राजस्थान वाले सारे जाके रिपोर्ट कहां पे कर देंगे? दिल्ली। ये जो पहला बंदा अपना रेजिडेंट बनाया गया था, इस बंदे का नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। कौन बंदा? नाम बताओ देखे। डेविड ऑक्टरलोनी। नाम बोलो। क्या बनाया गया? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। ऑफिस कहां होगा? तो कोई पूछे राजस्थान का पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना कौन था? तो कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे था? अरे बड़ा मस्त आदमी था, अंग्रेज था, लेकिन यहां रहता एकदम अपने इंडियन की तरह था। 13 लुगाइयां थी, राजा महाराजा रखते थे ना, वैसे इसने। और अलग अलग इंडिया के अलग अलग प्रांत से लेके आया। हर प्रांत की एक एक तो होनी ही चाहिए। कश्मीर की नहीं है, चलो चलो कश्मीर की लाओ एक। और वैसे तो हुक्का हुक्का पिया करता एकदम। ये नौकर चाकर पास में खड़े हुए पंखे वंखे हिलाया करते। हाथी पे बैठ के अपने, एक हाथी पे खुद बैठता, बाकी 13 हाथियों पे 13 रानियां बैठती, दिल्ली का चक्कर काटता। तो बड़ा जोरदार सा आदमी हो गया था ये डेविड ऑक्टरलोनी एकदम। ये अपना पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना हुआ करता था। याद रहेगी बात? लिखो, हेडिंग डाल लो, डेविड ऑक्टरलोनी। नाम लिखो, डेविड ऑक्टरलोनी। हिंदी मीडियम वाले टाबरों, मुझे भी इसका नाम हिंदी में लिखना आता है, मैं फिर भी नहीं लिख रहा कि मैं चाहता हूं तुम इंग्लिश लिख लो थोड़ी बहुत, वरना मर जाओगे, शहीद होगे सारे। अंग्रेजी में तुम्हारे नंबर आने 80 में से 8, इसलिए प्लीज हैबिट डालिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डेविड लिखना नहीं आता या मुझे जोर आता है ये लिखने में? पर मैं देख रहा हूं कि यार नहीं, क्या पता ये भी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी उतार ले। पर नहीं, तुम सोगन खा के आए हो घर से, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो। मैं पहले मुझे हमेशा लगता था कि यार इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं वो इस मामले में रिजिड होते हैं, और अपने हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश वाले बच्चे कहते सर इंग्लिश में लिखो इसको, हमें क्या पता इंग्लिश में कैसे होता है। तो मैं भाई इंग्लिश में लिख दूंगा, लो साथ साथ में इसको इंग्लिश में लिख दूंगा। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि लिचड़पने की हद पे तो हिंदी मीडियम है। इंग्लिश वाला बच्चा एक बार फिर भी हिंदी में लिख जाएगा कि यार घर पे देख लूंगा मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, सर ने नहीं लिखा तो नहीं लिखा। हिंदी मीडियम वाला मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस कभी इंग्लिश में नहीं लिखता। तो ना, मातृभाषा से मैं इतनी मोहब्बत करता हूं, मैं इंग्लिश की तरफ मुंह उठा के भी प्लीज लिखना सीखिए, वरना आप, मैं कल एक बात बताना फिर भूल गया आपको। आप ये राजस्थान जीके, ये साइंस, ये कितना भी पढ़ लेना, आजकल आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से हिंदी इंग्लिश पे डिपेंड है। आजकल मेंस में जिन बच्चों के हिंदी इंग्लिश में नंबर आते हैं उनकी रैंक अच्छी आती है, जिन लोगों के हिंदी इंग्लिश में नंबर नहीं आते उनकी रैंक बुरी आती है। इसलिए अभी से ध्यान दिया जाए भाषा के ऊपर। इसलिए मैं कल कह रहा था
कि राइटिंग खराब होगी चलेगा, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, वो वाला मामला एकदम सही रहना चाहिए। इसलिए थोड़े बहुत इंग्लिश के शब्द लिखना तो सीखिए। मैं खुद आपकी तरह हिंदी मीडियम का हूं, प्रॉपर हिंदी मीडियम का, राजकीय प्राथमिक विद्यालय से, जिसको मुझे खुद को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैं इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूं कि ये नहीं सीखी जाएगी बाद में। कोई ये सोचे कि 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने पढ़कर अपने अंग्रेजी सीख जाएंगे, नंबर लेके आ जाएंगे, ना। भाषा एक कंटिन्यूस एफर्ट है, लगातार प्रयास करोगे तब तो भाषा आएगी, वरना नहीं आएगी। इसलिए थोड़े थोड़े शब्द तो लिखना सीखिए कि किसको कैसे लिखते हैं, ये हैबिट में तो लाइए, फिर बाकी चीज भी लिख लोगे अपने आप। तो लिखो, डेवी डॉक्टर लोने आगे लिखो। यह पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था, ही वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। यह पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था, ही वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। यह पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। ही वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना, तथा इसका मुख्यालय दिल्ली था, एंड दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। तथा इसका मुख्यालय दिल्ली था, एंड दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। इसका मुख्यालय कहां पर था? दिल्ली। फिर किसी ने अंग्रेजों का कि यार, एक तो राजस्थान का पूरा मामला देखने वाला बंदा राजस्थान में नहीं रहता, मतलब बंदा मैटर कहां के देखता है? राजस्थान के। रहता कहां पे? दिल्ली। तो राजस्थान के मैटर देखने वाला आदमी राजस्थान में तो रहे, तो आपको कितना बुरा लगे कि आपको कह देगा अशोक गहलोत दार्जिलिंग में रहेंगे, हैं? या आपको कह दिया जाएगा साहब अशोक गहलोत पटना जाके निवास करेंगे या पानीपत में रहेंगे। अपने लगे राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान में रहो यार, जयपुर रहो, जोधपुर रहो, भरतपुर रहो, अलवर रहो, कहीं रह जाओ, रहो तो राजस्थान में। राजस्थान का मैटर देख रहा है वो आदमी राजस्थान से बाहर रह के हमारे मैटर कैसे देख सकता है? तो अंग्रेजों किसी ने कहा कि यार तुम राजस्थान में, और यहां पे बिठाओ तुम्हारा एक आदमी। अंग्रेजों के पास राजस्थान में एक ही जगह थी, अजमेर। कौन सी जगह थी? अजमेर किसी टाइम में अपने एक राजा की राजधानी थी। उस राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप मोटा मोटा सा जानते हैं कि मोहम्मद गोरी से हार गया था, और मोहम्मद गोरी से हारने के बाद में मोहम्मद गोरी ने ये जो जाति थी, ये जाति थी तुर्क। कौन लोग थे? और तुर्कों ने कब्जा कर लिया अजमेर पे। जब तुर्कों का कब्जा हो गया अजमेर पे, बाद में तुर्कों का कब्जा हटा तो यहां पे कब्जा कर लिया मुगलों ने। किसने कर लिया? मुगलों का कब्जा हटा तो यहां पे कब्जा कर लिया मराठों ने। और मराठों को भारत में किसने हरा दिया? अंग्रेजों ने। इसलिए अजमेर पे कब्जा किसका हो गया? अंग्रेजों। इसलिए पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर। फिर तुर्क राजस्थान को कहां से हैंडल करते? अजमेर। फिर मुगल राजस्थान को कहां से हैंडल करते? अजमेर। फिर मराठी राजस्थान को कहां से हैंडल करते? अजमेर। फिर अंग्रेज भी राजस्थान कहां से हैंडल करते? अजमेर। इसलिए अजमेर राजस्थान का हृदय है, हार्ट ऑफ राजस्थान क्या कहलाता है? इसलिए नहीं कि वहां पे कोई धमनिया और सिराओं में खून दौड़ रहा है, कोई देखे यार ब्लड सर्कुलेशन अजमेर की तरफ से होता होगा इसलिए पंपिंग वहां से होती है अपनी, ना। अजमेर सेंटर है, अजमेर बीच में है, अजमेर से बाकी सारे बराबर बराबर से पड़ेंगे। इसलिए अजमेर अपने राजस्थान का हृदय हुआ करता था। ये तो हम आगे पढ़ेंगे कि अजमेर अपने राजस्थान में मिला था 1956। अजमेर राजस्थान में कब मिलाया गया? 1956। यदि अजमेर पहले मिल जाता तो राजधानी जयपुर नहीं होती। अब भी राजधानी कौन सी होती? अजमेर होती है अपनी राजधानी। ये राजधानी जयपुर इसीलिए है क्योंकि जब जयपुर राजधानी बनाई गई थी तब अजमेर राजस्थान का पार्ट ही नहीं था। तब अजमेर अलग से केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी। अजमेर पर राजस्थान में मिला ही 1956 के अंदर जाके। तो अजमेर, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई अपने पास राजस्थान में एक जगह, वो जगह कौन सी है? अजमेर। तो कहा इस रेजिडेंट फॉर राजपूताना को दिल्ली मत बिठाओ, इसको कहां पे बिठाना शुरू करो? अजमेर। कहा ठीक है साहब, इसको अजमेर बिठा दें। फिर किसी ने कहा यार हर रियासत में तुम्हारा एक बंदा बैठता है, उसको तुम कहते हो रेजिडेंट, पूरे राजस्थान वाले को रेजिडेंट, ये क्या मतलब हुआ? एक जगह बैठा है वो भी रेजिडेंट, 20 के ऊपर बैठा है वो भी रेजिडेंट। तो यार नाम अलग अलग है ना, वो रेजिडेंट फॉर जयपुर है, ये रेजिडेंट फॉर राजपूताना है। अरे तो भी यार रेजिडेंट रेजिडेंट एक जैसा ही नाम हो गया, तो नाम तो चेंज कर लो। तो अंग्रेजों का चलो नाम चेंज करते। क्या काम करता है रेजिडेंट फॉर राजपूताना का? नीचे बैठा एक पॉलिटिकल एजेंट, ऊपर ही ऊपर कौन बैठा है? ये पॉलिटिकल एजेंट की बात गवर्नर जनरल को बताता है, गवर्नर जनरल की बात किसको बताता है? मतलब इन दोनों के बीच का एजेंट है। इन दोनों के बीच का क्या है? पॉलिटिकल एजेंट की बात किसको जाके बताता है?
मतलब मुख्यतः ये किसके नीचे काम कर रहा है? गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल का एजेंट है। किसका एजेंट है? इसलिए इसका नाम पड़ा एजीजी। क्या नाम पड़ा? जो जीजी की बात नीचे बताए, जीजी, जीजी बैठा है कलकत्ता। अब के बाद एजीजी कहां पर बैठ जाएगा? आके अजमेर। और ये जो पॉलिटिकल एजेंट है ये तो अपनी अपनी रियासत में बैठे ही है, तो पॉलिटिकल एजेंट अपनी बात किसको जाके बताएगा? एजीजी। एजीजी किसको बता देगा? तो ये जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना था इसमें दो चेंज किए, एक तो इसका नाम बदल दिया, इसका नाम बदल क्या कर दिया? एजीजी कर दिया। और इसका ऑफिस कहां लेके आ गए? ये 1832 की बात है। कब की बात है? तो 1832 में एजीजी का हेडक्वार्टर बना दिया गया। कहां पे बना दिया गया? याद रहेगी बात? लिखो 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी, 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। एजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ? देखिए, एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या दोबारा बोलो? एजेंट टू गवर्नर जनरल। जीजी का एजेंट है, जीजी की बातें बताता है। आपके घर में जो भी जीजी का एजेंट बना घूमे उसको तुम क्या कर दिया करोगे? ए जीजी। तो क्या लिखा? 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? अजमेर। क्या स्थापित किया गया? और अपना जो पहला एजीजी बनाया गया था उस आदमी का नाम था अब्राहम लॉकेट। क्या नाम था? अब्राहम लॉकेट कौन है? कौन है? राजस्थान का। राजस्थान का पहला एजीजी जो बनाया गया वो कौन बनाया गया था? लिख लो, अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। तो कोई पूछेगा भाई एजीजी का हेडक्वार्टर अजमेर में कब बनाया गया था? 1832। अब एजीजी कहां पर रहेगा? अजमेर। पहले कहां रहता था ये? दिल्ली। और तब इसको क्या बोलते थे? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। क्या बोलते थे? अब अजमेर में गर्मी पड़े, पूरे राजस्थान में गर्मी पड़े, अंग्रेज बापड़े एकदम भले प्रदेश से आए हुए लोग, यहां पे गर्मी लगी उनको भयंकर वाली। तो उन्होंने पूछा कि यार कोई ठंडी जगह तो होगी जहां पे जाके हम रह सकते हैं। तो किसी ने कहा एक ही ठंडी जगह है, माउंट आबू। कौन सी जगह? माउंट आबू। कौन से राजा के पास में? सिरोही। तो उन्होंने सिरोही के राजा से बात की, सिरोही के राजा हमें माउंट आबू पे 2-4 कमरे बना लेने दे यार, एक ऑफिस बना लेने दे, ताकि हम कहां पे आके रह सके? माउंट। इसलिए 1845 में एजीजी का हेडक्वार्टर कहां भेज दिया गया? माउंट आबू। कहां भेज दिया गया? लिखो 1845 ईस्वी में, इन 1845 एडी, 1845 ईस्वी में, इन 1845 एडी एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वो शिफ्टेड टू आबू। कहां शिफ्ट कर दिया गया? एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वो शिफ्टेड टू आबू। एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वो शिफ्टेड टू आबू। अब जब भेजा था ना तब तो ये कहा था कि भाई हेडक्वार्टर तो अजमेर ही है, पर ज्यादा गर्मी वर्मी पड़े तो कहां पर चले जाना? अब पर आबू में अंग्रेजों को मजे आए तो अंग्रेजों ने अजमेर रहना ही बंद कर दिया। अब ज्यादातर अंग्रेज कहां रहा करते? तो अंग्रेजों का वैसा ऐसे नहीं चलेगा। तो 1864 में एक नियम लेके, 1864 में नियम लेके 6 महीने आबू, 6 महीने गर्मी गर्मी आबू, सर्दी सर्दी, ताकि यार दोनों जगह बैलेंस तो बना रहे। वरना तुम जाके कहां बैठ गए? आबू। आबू सिरोही, सिरोही से आगे गुजरात शुरू हो जाता है, राजस्थान तो पूरा इधर रह गया। राजधानी थोड़ी बीच में तो रखो यार कम से कम। तो लिखो 1864 ईस्वी में, इन 1864 एडी, 1864 ईस्वी में, इन 1864 एडी अजमेर तथा आबू में 6-6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। अजमेर तथा आबू में 6-6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। 6 months arrangements for made, 6 month arrangements were made for Ajmer and Abu। ये लिख लो, 6 months arrangement were made for Ajmer and Abu।
अजमेर तथा आबू में 6 महीने की व्यवस्था की गई थी। 6 months arrangements were made फॉर अजमेर एंड आबू। 6 महीने तो कहां पे रहेगा? अजमेर। 6 महीने कहां रहेगा? आबू। कुल मिला के गर्मी गर्मी कहां रहेगा? आबू। और सर्दियों में कहां जाएगा? यह व्यवस्था आज दिन तक है। यह व्यवस्था कहा गया कि गर्मियों के अंदर जो राज्यपाल होगा वो चला जाएगा आबू। गर्मियों में आपके राजस्थान का राज्यपाल कहां चला जाएगा? आबू। और सर्दियों में जयपुर। अब अजमेर क्यों जाएगा? अब आपकी राजधानी कौन सी है? तो अभी भी आपका राज्यपाल जो होता है गर्मियों में कहां चला जाता है? आबू। और सर्दियों में कहां जाता है? आगे कभी एक सर आएंगे तो मैं आपसे मिलाऊंगा। अपने पिछले एग्जाम के अंदर 56, पिछले से पिछले एग्जाम 56 रैंक थी। जरूर सिंह जी सर थे, पहले अपने आप पढ़ाया भी करते थे, स्टूडेंट भी थे साथ, मेरे तो साथ में पढ़े हुए थे। सर वाला ऑफिस कभी देखो, सर वाले ऑफिस के ऊपर फोटो लगा हुआ है, 56 रैंक थी उनकी। आजकल पोस्टिंग आबू है। तो वो मेरे से थोड़े दिन पहले यहाँ पे आए हुए थे तो मिले, तो उन्होंने कहा यार कभी टाइम निकाल के आबू यार, मेरी वहां पे पोस्टिंग है, तेरे को आबू घुमाते हैं। जून का महीना, पिछला महीना चल रहा, जून में उन्होंने ऐसा कहा। तो मैं यार देखते हैं, टाइम निकालते हैं। उनका अभी गर्मियों में तो मत आना, थोड़ा बाद में आना। मैं क्यों? कहे जून निकल जाए उसके बाद में जाना। मैं कैसे? तो यार अभी तो राज्यपाल आया हुआ है। अभी कौन आया हुआ है? तो हमारे पुलिस वालों की ड्यूटी 4 दिन वहां राज्यपाल के साथ में वहां लगा देते हैं। राज्यपाल कहीं जाएंगे तो पुलिस वालों को भेज देते हैं, वो डिप्टी है तो डिप्टी साहब को यहाँ भेजो वहां भेजो, हमें व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो वहां भी जाएगा और मैं तेरे को टाइम नहीं दे पाऊंगा, फिर तेरे को लगेगा यार बुला भी लिया यार, मेरे को तो टाइम दे ही नहीं देते। एक बार तो राज्यपाल महोदय वहां आए हुए, क्योंकि गर्मियों में राज्यपाल कहां रहता है? आबू। और सर्दियों में अजमेर नहीं, कहां रहता है? और वैसे भी राज्यपाल कहीं रहे कहीं नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है? भारत में 2 लोग निकम्मे हैं सबसे ज्यादा, एक तो राज्यपाल और एक राष्ट्रपति, जिन दोनों के पास कोई भी काम है। ये केवल ये बताते हैं कि सुबह शाम सब्जी क्या बनानी है। राज्यपाल से पूछ लेता रसोइया कि सर शाम को क्या खाएंगे? राज्यपाल बता के था, मैं राज्यपाल हूं, दाल खाऊंगा दाल। इससे ज्यादा राज्यपाल कुछ भी चला नहीं सकता। ये की स्थिति किसकी होती है भारत में? राष्ट्रपति की। और जब पॉलिटी पढ़ाते, दिलीप सर पॉलिटी पढ़ाते, सर हमेशा कहते हैं कि सर पॉलिटी पढ़ाते लिखाते राष्ट्रपति की शक्तियां, और फिर 5 दिन तक पढ़ाते हैं राष्ट्रपति ये कर सकता है, राष्ट्रपति वो कर सकता है। फिर फाइनली सर कहते हैं राष्ट्रपति में से कुछ भी नहीं कर सकता। और यदि भरी क्लास में राष्ट्रपति पीछे आगे बैठ जाए और 5 दिन जब अपने पढ़ेंगे राष्ट्रपति ये कर सकता है, राष्ट्रपति वो कर सकता है, तो वो खड़ा होकर रोने लग जाए। झूठ है ये सब, मैं कुछ ही नहीं कर सकता, मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो वाली बात। अब अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी जो भारत में था वो तो था गवर्नर जनरल, उसके नीचे होता एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसके नीचे जो होता वो क्या होता? पॉलिटिकल। प्रत्येक रियासत में एक बंदा रहेगा, वो तो कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। इन पॉलिटिकल एजेंट के जो ऊपर होगा वो बंदा कौन होगा? AGG। और सबसे जो ऊपर होगा वो क्या होगा? सबसे ऊपर GG के नीचे AGG के नीचे। याद रह जाएंगे तीनों? ऑर्डर याद हो गया? पीए जाके कहेगा AGG, और AGG जाके देगा जीजी। किसको कहते हो तुम लोग? बहन को। जीजी किसको कहते हो? बहन। अलवर वाले कहेंगे हम तो दादी को कहते हैं। अलवर वालों के इनके ब्लड रिलेशन बड़े बिगड़े वैसे रहते हैं, इनके रीजनिंग में कभी ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता। ये दादी को जीजी कहते हैं यार, और उसमें कभी आ जाएगी उसने जीजी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छा दादी की तरफ कह दिया। दादी नहीं भाई, बड़ी बहन होती है। हाँ, इनका थोड़ा सा मामला अलग सा रहता है। बाकी तो अपने राजस्थान में जीजी का मतलब क्या मानते हैं अपने? बड़ी बहन। बड़ी बहन होती है। और या जीजी कहते हैं, आपने बोलते दीदी, तो ये दीदी क्यों कहते हैं बड़ी बहन को? बड़ी बहन होती है उसको दीदी क्यों कहते हो? और कर लेते कुछ, पीपी कर लेते, हाँ, और कोई नाम हो जाता, दीदी क्यों नाम पड़ा? कभी नहीं सोचा भाई ये कहां से नाम है? क्यों अपने संस्कृत में अपने तो बोलते थे भगिनी, क्या बोला करते थे? ये कश्मीर में एक रानी हुए थे, उन कश्मीर की रानी का नाम था दिद्दा। कश्मीर की रानी थी, उनका नाम क्या था? रानी दिद्दा। और रानी दिद्दा अपनी जनता को वैसे ही प्यार किया करती जैसे कोई बहन अपने भाई का ध्यान रखती है। इसलिए कश्मीर के लोग रानी दिद्दा को बड़ी बहन के समान मानते थे, इसलिए बड़ी बहनों को कहना शुरू कर दिया दिद्दा। क्या कहा करते थे? वो दिद्दा नाम बदलता बदलता हो गया दीदी, और दीदी से आजकल लड़कियों ने बना दिया दी।
और लड़का तुम्हें पाप लगेगा, पाप। मुझे लगता है थोड़े दिन में तुम और शॉर्ट में आओगे, तुम कहोगे दै। अभी तुम कहते हो दी इधर आओ, दी उधर जाओ, फिर कहोगे दै इधर आ जा, दै उधर चल जा। ये दै या दी नहीं है, ये क्या था? दिद्दा। तो आज के बाद सब बड़ी बहन को क्या कहोगे? दिद्दा। दीदी नहीं होता, क्या होता है? दिद्दा। और हमने दिद्दा से बनाया दीदी, और दीदी से अपनी भाषा में आते आते हो गया जीजी। क्या हो गया आपने? वो थोड़ा कश्मीरी वर्ड, पंजाबी टाइप का वर्ड है। पंजाबी में उधर दी व दी जो अपने होता है, इधर जी होता है। इसलिए कभी आप नोटिस किया करो, उधर पंजाब साइड में बोलेंगे जय माता दी, जय माता, अपने वाले बोलेंगे जय माता जी, बोलते हैं ना पंजाबी में। उधर जय माता दी होता है। फिल्मों को और सुन लो को भी जय माता दी, जय माता दी, गाड़ियों के पीछे भी लिखा था जय माता दी। अपने गांव में कोई जय माता दी नहीं बोलता, अपने जय माता जी, जय माता की, जय माता री, दी नहीं बोलेंगे। वो उधर पंजाब का कश्मीरी टाइप का वर्ड है। तो वो दीदी, दीदी हमारे यहां पर क्या हो गया? जी। तो दिद्दा से बना दीदी, और दीदी से क्या बन गया? जी जी। और कई लोग थोड़े और फॉरवर्ड हो गए, कईयों ने कहा दिद्दा से दीदी कौन बनाए, और फिर दीदी से जीजी अमिता नहीं जाएंगे। कईयों ने दिद्दा से डायरेक्ट बना लिया जीजा। क्या बना लिया? इसलिए अपने राजस्थान में बहन को जीजा भी कहते हैं, है ना। कोई आगे यूं कहे कि मेरी जीजा कल आई हुई थी,